All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. In previous class, we have to study about the various type of signal and systems as per the unit first. Today we will discuss about the another types of signal we have to consider in case of communication system. So there are some types of signals. First is the analog and digital signal. Analog and digital signal basically defined as such as analog signal is the continuous time signal. Analog signal is the continuous time signal. जैसे ये वाला सिग्नल है, कोई साइनोसॉइडल सिग्नल लिया, this one signal, the representation as the y of t is the sinusoidal signal is equals to sin t. The y of t equals to sin t, that is the continuous time signal with respect to time. This is the analog signal. Okay. Another signal is the digital signal. Digital signal is represented as the 0-1 formation. Just like in this one, the signal is represented as the 1, 0, 1. Okay. The signal is the, here is the 1, here is the 0, here is the 1. So the 0-1 formation, the signal is the 1, 0, 1. Okay. So the when the signal is represented in 0, 1, 0, that is the digital signal. When the signal is the continuous signal, is known as the analog signal. Okay. Next is the continuous and discrete signal. Important है, continuous signal कौन से है? ये वाले signal. Continuous कौन से है? Continuous time signal. और डिस्क्रीट सिग्नल कौन से अपन डिफाइन करेंगे? द डिस्क्रीट सिग्नल इज लाइक एज, डिस्क्रीट सिग्नल अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस फॉर्मेशन में, जस्ट एज ए, जैसे कोई ये सिग्नल था, इसको डिस्क्रीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस फॉर्मेशन. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाई कैप ऑफ टी से, बाई कैप ऑफ टी, इस तरह से. तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है ना. डिस्क्रीट सैंपल्स में, सैंपल फर्स्ट सैंपल है, दूसरा सैंपल है, तीसरा सैंपल है, चौथा है, पांचवा, छठा. तो टोटल कंटिन्यूअस सिग्नल को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिस्क्रीट सिग्नल में. हियर इज द कंटिन्यूअस सिग्नल, continuous signal, continuous signal. Here is the discrete signal. Discrete signal. And here is the digital signal. This one is the digital signal. Digital signal. Okay. So there are the some types of signal. Analog signal पढ़ा, digital signal देख लिया, continuous signal, discrete signal. Next कौन से signal होते हैं? Periodic and aperiodic signal.
पीरियोडिक सिग्नल जैसे अपन 12th में भी अपन स्टडी कर चुके हैं, पीरियोडिक सिग्नल कौन से होंगे, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, और बाय द वे अपन कोई सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल कंसीडर करना चाहे तो पीरियोडिक सिग्नल कैसे आएगा, जैसे ये सिग्नल यहाँ वाइंड अप हुआ, यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद क्या हुआ, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, फिर दोबारा रिपीट हो गया, तो ये वाले सिग्नल कौन से बोलेंगे, ये वाले पीरियोडिक सिग्नल। और पीरियड कितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, ये t0 से, t0 पर रिपीट हो गया, फिर दोबारा कहां रिपीट हुआ, ये 2t0 पर। तो दीज आर द पीरियोडिक सिग्नल। एक साइकिल में कंप्लीट हो गया, ये अपीरियोडिक सिग्नल है। एक साइकिल के बाद दोबारा रिपीट हुआ, फिर दोबारा के बाद तीसरी बार रिपीट हुआ, फिर चौथी बार रिपीट हुआ, तो ये कौन सा सिग्नल होगा, पीरियोडिक सिग्नल। So that is the periodic and aperiodic signal. Okay. Next है random signal और deterministic signal। अब deterministic signal क्या है, जिसका कोई फॉर्मेशन, जैसे ये सिग्नल है, ये साइनसोइडल सिग्नल है, इसका फॉर्मेशन है। बाय द वे सिग्नल अपन ले लें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला सिग्नल कौन सा है, जिसकी कोई ग्राफिकल फॉर्मेशन नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कोई अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो दैट नोन एज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और द रैंडम सिग्नल। फॉर एग्जांपल जैसे क्या नॉइज है, नॉइज का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, तो नॉइज आर नोन एज द रैंडम सिग्नल। ओके, तो ये भी एक टाइप्स की सिग्नल है। तो अपन ने कौन कौन से देखे, एनालॉग सिग्नल देखा, अपन ने डिजिटल सिग्नल देखा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल देखा, डिस्क्रीट सिग्नल देखा, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल देखे, रैंडम सिग्नल देखे और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल देखे। अब बेटा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताई थी, कि जब भी अपन कम्युनिकेशन सिस्टम को एनालिसिस करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है, स्पेक्ट्रम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, रिमेंबर है 2 पाई और एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर द total spectrum is defined in frequency component. Total spectrum is defined in frequency component and frequency is related to omega equals to 2 pi. For example जैसे अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इस वाले में जैसे मैं स्पेक्ट्रम के आपको स्लाइड बताऊं, स्पेक्ट्रम स्लाइड कौन सी, ये वाली देखो। जैसे फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं ना, VLF, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, VHF फ्रीक्वेंसी। अब जो टीवी अपन घर में देखते हैं ना, GTV, डिश टीवी, सोनी टीवी, वो सारे किस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करते हैं, VHF बैंड में। VHF बैंड इज अलोकेटेड फॉर द टीवी ट्रांसमिशन। SHF बैंड किसके लिए, सैटेलाइट के लिए रहेगा। EHF बैंड रडार कम्युनिकेशन के लिए रहेगा। तो ये सारे क्या है, किसमें है, फ्रीक्वेंसी में। ये सारे के सारे बैंड किसमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी में। 3 to 30 किलोहर्ट्ज, 30 to 300 किलोहर्ट्ज, तो सारा का सारा स्पेक्ट्रम किसमें डिफाइन कर रखा है अपन ने, फ्रीक्वेंसी में। सो अब समझने वाली चीज क्या है कि प्रैक्टिकली जो सिग्नल अवेलेबल होते हैं, जैसे ये वाला सिग्नल है, इस वाले सिग्नल को अपन देखें तो ये वाला सिग्नल अपने को किसमें गिवन है, टाइम पीरियड में, क्योंकि y ऑफ t इक्वल्स टू किसमें है, y ऑफ t इक्वल्स टू sin t। तो t एक्चुअली क्या है, टाइम, t क्या है, टाइम, है ना। और सारा का सारा स्पेक्ट्रम किसमें रहेगा अपना, फ्रीक्वेंसी में। सो बेसिकली द टाइम डोमेन, जब भी हेलो, तो जब भी अपन टाइम डोमेन सिग्नल को एनालिसिस करना चाहें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो भी प्रेजेंट जो प्रैक्टिकली सिग्नल अवेलेबल है, सबसे पहले उसको किसमें कन्वर्ट करो, फ्रीक्वेंसी में जाके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका कन्वर्जन करें, अदरवाइज तो अपन उसका एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कन्वर्जन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखो बेटा सभी, this one formula is most important
to analyze the particular signal in frequency domain. इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे यहां देखो इधर से इस वाले फॉर्मूले में, जैसे ये वाला g of omega, g of omega equals to minus infinite to plus infinite g of t e raised to power minus k j omega t dt. g of t क्या है? टाइम डोमेन सिग्नल है. g कैप्स में जो g ओमेगा है, g ओमेगा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. ओमेगा क्या है? 2 पाई f है ना. ओमेगा एक्चुअली क्या रहता है, मैंने बताया भी तुम्हें, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. तो ओमेगा एक्चुअली किसमें है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में. तो g ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट g ऑफ t e रेज़ टू पावर माइनस के j ओमेगा t dt. ठीक है, ये एक्चुअली आपने इस फॉर्मूले से क्या करा, जो g ऑफ t टाइम डोमेन था उसको अपन किस में ले गए? फ्रीक्वेंसी डोमेन में. जो टाइम डोमेन में गिवन था उसका एनालिसिस अपन ने किस में कर लिया? फ्रीक्वेंसी डोमेन में. सो द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए सिंगल, जो पूरे कम्युनिकेशन में एक ही अप्रोच है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का. दैट इज नोन एज द फोरियर ट्रांसफॉर्म. दैट इज नोन एज द फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है. और एनालिसिस किस में करते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन में. तो मतलब g ऑफ t का अगर अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या आ जाएगा? g ऑफ ओमेगा. आई बात समझ में? g ऑफ t जो टाइम डोमेन गिवन है, अगर अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? g ऑफ ओमेगा में. और g ऑफ ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट g ऑफ t e रेज़ टू पावर माइनस के j ओमेगा t dt. अगर इसका इनवर्स करें तो g ऑफ ओमेगा की जगह तो क्या आएगा? gt, और gt की जगह क्या आ जाएगा? g ऑफ ओमेगा, और लिमिट चेंज हो जाएगी. यहाँ dt था, यहाँ d ओमेगा हो जाएगा. ये इसका इनवर्स है. नीचे वाला फॉर्मूला क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म से फिर दोबारा, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में आना हो तो नीचे वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे अपन. ठीक है. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या आती है कि यह माइंड में आएगा कि सर आपने ना इस फॉर्मूले के साथ ये जो फॉर्मूला लगाया अपन ने, g ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट g t e रेज़ टू पावर माइनस के j ओमेगा t, तो e की पावर माइनस के एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्यों मल्टीप्लाई करा? पहली बात तो. और दूसरा, एक्सपोनेंशियल लिया तो उसका नेगेटिव क्यों लिया? यहाँ प्लस भी ले सकते थे अपन, e की पावर प्लस के j ओमेगा t ले लेते. तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि जब भी अपन एक्सपोनेंशियल को, नेगेटिवली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो उसकी वेव फॉर्म कैसे आती है? इस तरह से आती है. ये तुमने 12th में देखा होगा. तो जब अपन x ऑफ t e की पावर माइनस के j ओमेगा t लें तो वो कैसे जाएगा? जीरो की साइड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और e की पावर प्लस के j ओमेगा t लें तो वो कहां जाएगा? इनफाइनाइट की साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में. इज इट क्लियर? अब कोई भी क्वांटिटी अगर वो जीरो की तरफ जाएगी तो अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट हो सकती है. पर बाय द वे कोई क्वांटिटी इनफाइनाइट की साइड में जा रही है तो इनफाइनाइट को अपन डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. जीरो को डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं. सो दैट्स वाई e की पावर माइनस j ओमेगा t, मतलब डाउनवर्ड वाले जो एक्सपोनेंशियल है उसको अपन किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें. अगर g ऑफ t से एक्सपोनेंशियल के नेगेटिव डाउनवर्ड वाली क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा अपने पास? फाइनाइट आएगा. ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी अपने पास? फाइनाइट क्वांटिटी आएगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द e की पावर माइनस के j ओमेगा t, ना कि अपन e की पावर प्लस के j ओमेगा t यूज करेंगे. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये अपने को रिमेंबर होना चाहिए. और आई थिंक मेरे हिसाब से अब ये तुम्हें रिमेंबर हो जाएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला. कम्युनिकेशन वाले इस वाली सिलेबस में, पीओसी वाले में ये फॉर्मूला बहुत जगह अपने को काम में आएगा ये वाला. तो जे के पावर, और अल्टीमेटली ये क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म. दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए है? मेन पर्पसली क्या रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का? कन्वर्जन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. कन्वर्जन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. ओके, ठीक है. अब अपन देखते हैं जैसे नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट टेबल है. कुछ एक सिग्नल्स को अपन कन्वर्ट करें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में. तो अब जैसे इस फर्स्ट वाले पार्ट को आपको दिखाता हूं मैं. फर्स्ट वाले पार्ट में सिग्नल, जो टाइम डोमेन में सिग्नल है वो कौन सा है? e की पावर माइनस के at इंटू u ऑफ t. ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये वाला पार्ट है. अब इसको अपन यहाँ देखते हैं. u ऑफ t एक्चुअली क्या है? जैसे ये था e की पावर माइनस के, g ऑफ t अपन ने क्या ले लिया? e की पावर माइनस के at इंटू u ऑफ t. ठीक है,
अब ये u ऑफ टी एक्चुअली क्या है, ये जो गिवन है, ये u ऑफ टी क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल, दैट इज द यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ देखो u ऑफ टी इज इक्वल टू 1 कब है, जब t की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 या 0 से ग्रेटर देन है तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, और जब t की वैल्यू लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या है इसकी, 0, तो ये 0 है, इधर वाले पोर्शन पे क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो ये वाला सिग्नल कौन सा कहलाएगा, ये वाला सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल। सो यूनिट स्टेप सिग्नल इज ओनली अवेलेबल व्हेन द t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ फॉर्मूले में लगाया अपन ने, g ऑफ t की जगह क्या रखा, e की पावर माइनस के at u ऑफ t रख दिया, e की पावर माइनस के j ओमेगा t एज इट इज रखा, dt कर दिया। अब जैसे u ऑफ t है तो u ऑफ t कब एग्जिस्ट करेगा, जब t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। तो इसकी लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, e की पावर माइनस के at, u ऑफ t क्या बन गया, 1 है ना, और e की पावर माइनस के j ओमेगा t, e की पावर माइनस के j ओमेगा t। कॉमन आउट लिया, कॉमन आउट लेने में क्या लिया, e की पावर माइनस कॉमन आउट लिया, a प्लस j ओमेगा इंटू t, लिमिट क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन करा तो क्या आया, 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा, 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा, ये यहाँ पे आया 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा। तो इस तरह से भी अपन वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एग्जाम में आती है बेटा, तुम्हारा आरटीयू एग्जाम में जैसे ये g ऑफ t की वैल्यू गिवन रहेगी और वो कहेगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप इसका डिटरमाइन करो या फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है अपने को, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना और इससे वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है। तो जहां g ऑफ t टाइम डोमेन में था, ये किस में आ गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। दिस इज द टाइम डोमेन एनालिसिस, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। अप्रोच अपन ने कौन सी काम में ली, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इज इट क्लियर, ओके। ठीक है, इस तरह से अपन u ऑफ t के रेस्पेक्टिव कैलकुलेट करा। एक और फंक्शन अपने को काम में आएगा इसमें, डेल t, ये दिस इज द डेल्टा t। डेल्टा t को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, ये इस तरह से डिफाइन होता है। हेलो, म्यूट करो बेटा, माइक्स को म्यूट करो, ओके। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा रहेगा, जैसे इस वाली टेबल में अपन देखा है, इस वाली टेबल में जैसे e की पावर माइनस at, u ऑफ t वाले तो अपन ने देख लिया एक्सपोनेंशियल। एक ये 5वें नंबर पर देखो डेल्टा t, डेल्टा t का अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो 1 कैसे आएगा, ये अपन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, डेल्टा t, पहले तो ये समझे एक्चुअली डेल्टा t है क्या, डेल्टा t फंक्शन है ये यूनिट इंपल्स फंक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट इंपल्स। अब जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, यूनिट का मतलब तो एम्पलीट्यूड 1, जैसे नाम है यूनिट, यूनिट को किसे बोलते हैं, यूनिटी, यूनिट मींस यूनिटी, यूनिटी मतलब इसका एम्पलीट्यूड तो क्या है, 1 है, एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है, इंपल्स क्या, एक तरह का एरो है ना, ये इंपल्स मतलब एक सिंगल एरो, सिंगल एरो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है उस केस में ये इंपल्स प्रेजेंट है। इस वाले वेवफॉर्म में देखें, ये डेल ऑफ t फंक्शन है, जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, t की वैल्यू 0 है, उस केस में ये इंपल्स प्रेजेंट हो गई और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। इसको एक्सप्रेशन से देखें तो डेल ऑफ t इज इक्वल टू 1 कब है, जब t की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 कब है, जब t की वैल्यू नॉन 0 है। यानी बाकी सारे पॉइंट्स पे तो क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, और जहां t की वैल्यू 0 वहां पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू क्या, 1 रहेगी। तो एक्सप्रेशन में डेल्टा t या यूनिट इंपल्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा t इज इक्वल टू 1 फॉर t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, t की वैल्यू नॉन 0 है तो वैल्यू 0 आएगी। अब अपन ने उस फॉर्मूले में पुट ऑन करा इसको, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, g ऑफ ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जस्ट फॉर्मूला बताया ना मैंने, इस वाले फॉर्मूले में g ऑफ t की वैल्यू डेल्टा t रखो। तो यहाँ अपन ने रखा g ऑफ ओमेगा इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा t, gt की जगह अपन ने क्या रख दिया, डेल्टा t इंटू e की पावर माइनस के j ओमेगा t dt। ठीक है, अब डेल्टा t कब नॉन जीरो रहेगा, जब t की वैल्यू अपन क्या रखें, 0 रखें। तो t की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 1।
और यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे तो कैसे आएगा, ई की पावर माइनस के जे ओमेगा इंटू जीरो, टी की जगह जीरो रख दिया, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, वन इंटू वन क्या आ गया, वन। आई बात समझ में, ये वन कैसे आया, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू वन कब आएगी, जब टी की वैल्यू जीरो रखेंगे। यहाँ टी की वैल्यू जीरो करेंगे तो ई की पावर माइनस के जे ओमेगा इंटू जीरो, तो ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी, वन, तो वन इंटू वन क्या आ जाएगा, वन, तो ये आ गया, देखो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, वन, फिफ्थ नंबर वाले फॉर्मूला। तो इस तरह से अपन इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को काम में लेके इनकी वैल्यू अपन इजीली, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इजीली अपन एनालिसिस कर सकते हैं। पर ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए एग्जैक्टली। अब देखो एक और जो जैसे चीज है, एक और ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज क्या है कि साइन और कोसाइन, जैसे इस वाले सेवंथ वाले फॉर्मूले को देखो, सेवंथ वाले में क्या है, जब अपन एक्सपोनेंशियल ई की पावर जी ओमेगा जीरो टी का अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, डेल्टा की फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है, जब भी अपन एक्सपोनेंशियल का अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, इंपल्स की फॉर्म में। मतलब इसको अपन ऐसे समझें कि ई की पावर माइनस इस वाले फॉर्मूले में ई की पावर जे ओमेगा जीरो प्लस में करते हैं इसे, ई की पावर जे ओमेगा जीरो टी, ई की पावर जे ओमेगा जीरो टी, इसका अपन अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, इसका अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आएगा इसका, पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, ठीक है। जब अपन इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करने पे किस तरह से वेवफॉर्म आएगी इसकी, डेल्टा वाले फंक्शन को प्लॉट करें तो प्लॉट करने पे कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, ओमेगा, ठीक है। और ये किस पे है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो पे, वैल्यू क्या है इसकी, पाई, इस तरह से आएगा ये। तो एक्चुअली अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी अपन एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं ना तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, इंपल्स की फॉर्म में, ये इंपल्स की फॉर्म में। इंपल्स की फॉर्म में, क्लियर। अब इससे आगे अपने क्या एडवांटेज रहा कि जब भी अपन जैसे साइन और कोसाइन जैसे टर्म लेते हैं तो साइन और कोसाइन को अपन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन कोसाइन का जो अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, इंपल्स की फॉर्म में। मतलब जब भी इसमें अपन साइन कोसाइन का लें मतलब ये देखो, यहाँ देखो इस वाले केस में ये वाले जैसे साइन का अपन जो ले रहे हैं, साइन को एक्चुअली अपन कैसे डिफाइन करते हैं, साइन वाली टर्म को कि ई की पावर जैसे आपने देखा होगा जब अपन वहां पढ़ते हैं ना, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, इस तरह से निकालते हैं, है ना। तो साइनोसोडल may be converted into exponential. Sinusoidal is converted into exponential, okay, and exponential का जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो किसमें आ जाएगा, वो इंपल्स की फॉर्म में। आई बात समझ में,
ये इसका मीनिंग रहेगा कि जब भी अपन इस वाले केस में जो वाली चीज है साइन कोसाइन का जब अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो वो एक्चुअली किस फॉर्म में आ रहा है, ये इम्पल्स फॉर्म में। बिकॉज ऑफ दैट के साइन को अपन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया और एक्सपोनेंशियल का जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो किस में आएगा, इम्पल्स फॉर्म में। तो अब यहाँ देखो तुम जैसे कि जब मैं साइन थी जैसे साइन ओमेगा 0 टी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आगे अपन जब अपन एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उस केस में ये बहुत काम आने वाला चीज है, क्योंकि वहां साइनोसोडल सिग्नल मिलेंगे अपने को, और साइनोसोडल सिग्नल का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो वहां इम्पल्स फॉर्मेशन में आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि साइनोसोडल सिग्नल को अपन ने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में, ये वाले इस तरह से, इस एक्सपोनेंशियल में। और जब अपन ने एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो वो किस में आ रहा है, इम्पल्स में आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब साइन का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं तो वो किस फॉर्म में दे रहा है मुझे, इम्पल्स फॉर्म में। और इम्पल्स कौन सी आ रही है, दो इम्पल्स आएंगी, एक आएगी ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पर, दूसरी इम्पल्स आएगी ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पर। ये दो इम्पल्स, एक और ये दो। तो कंक्लूजन क्या निकला फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये मैं बताता हूं कि जब भी अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो किस में आएगा, इम्पल्स की फॉर्म में आएगा। जब भी अपन साइन थीटा या कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो किस में आएगा, इम्पल्स की फॉर्म में आएगा। साइन हो या कोसाइन हो, जब भी इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, इम्पल्स की फॉर्म में आएगा। कितनी इम्पल्स आएंगी, दो इम्पल्स आएंगी। एक इम्पल्स आएगी ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पे, दूसरी इम्पल्स कहाँ आएगी, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पे। इज इट क्लियर? ओके, ये यहां बता रखा है जैसे इस फॉर्मेशन में। और दूसरे फंक्शंस कैसे रहेंगे, जैसे इसमें देखें डेल्टा फंक्शन, जो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, डेल्टा फंक्शन वो डेल ऑफ टी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल टी, वैल्यू इज 1 फॉर टी इक्वल्स टू 0। 0 कब रहेगा, टी नॉन जीरो वाले केस में। यूनिट स्टेप फंक्शन, ये मैंने बताया, यूनिट स्टेप फंक्शन ये है व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यू ऑफ टी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। टी लेस देन 0 पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन भी रहेंगे, ट्रायंगुलर फंक्शन भी अपन स्टडी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है बेटा, ये सिंक फंक्शन, SINC, सिंक साइन x अपॉन x। इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इस फॉर्म में। जैसे सिंक फंक्शन है तो कैसे अपन लिखते हैं, SINC। सिंक को अपन कैसे लिखते हैं, SINC, सिंक। इसको बोलते कैसे हैं, सिंक फंक्शन। सिंक t इक्वल्स टू साइन t डिवाइडेड बाई t, साइन t डिवाइडेड बाई t। ओके, सो कनेक्शन इज लॉस्ट ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम, है ना। अपन दोबारा कंटिन्यू करते हैं उसी से जहां से छूट गया था पिछली बार। सो द सिंक फंक्शन इज लाइक दैट, इस फॉर्मेशन में रहेगा, और इसका एक्सप्रेशन सिंक फंक्शन क्या रहेगा, साइन x अपॉन x। अब ये वाले जो वेव फॉर्म है ना बेटा, ये तुमने कई जगह देखी होगी। एक्चुअली ये क्या है, रिप्रेजेंट करती है किसी भी सिग्नल या पावर की पावर और एनर्जी। जैसे पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन में जनरली ये सिग्नल काम में आएगा। जैसे कोई सिग्नल है तो हाउ मच पावर, हाउ मच एनर्जी इज कंटेन। ओके, सो दैट्स व्हाई द सिग्नल इज इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट द पावर और एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर सिग्नल। सो दैट्स व्हाई द सिंक सिग्नल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, आज की क्लास में जैसे अपन ने कौन कौन से सिग्नल की स्टडी करी, यूनिट स्टेप सिग्नल कौन से हैं, इम्पल्स सिग्नल कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल कौन से रहेंगे, साइनोसोडल सिग्नल कौन से हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ये सिंक सिग्नल। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन अपने काम में आएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। अब जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था और आज वाली क्लास की स्टार्टिंग बताया कि सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम है वो सारा का सारा अपन किस पर डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज में। फ्रीक्वेंसी रेंज में स्पेक्ट्रम को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। रेंज क्या है इसकी, 3 to 30 किलोहर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 to 300 किलोहर्ट्ज। मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 to 3 मेगाहर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। और इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड को, टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड। अच्छा, अब ये मैं अगर तुम्हें रिमेम्बर हो कि जैसे पुराने अपने घर में देखते थे ना पहले, कि एक ट्रांजिस्टर होता था ब्लैक कलर का। उस ब्लैक कलर के ट्रांजिस्टर में अपन जैसे विविध भारती, आकाशवाणी, ये गांव में जैसे रहते हैं ना, तो वो अभी भी इन्हीं चीजों को सुनते हैं। या तो चाहो अपना आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो,
तो उसमें अपन क्या देखते थे, ट्रांजिस्टर में एक तो साइड में होता था रोलर घुमाने वाला एक, जैसे अपन क्या स्टेशन को ट्यून करते थे, उसे उसको रोल करते थे, और जो सामने फ्रंट में रहता था स्क्रीन, उस पे वो जो रहती थी मार्कर रहता था, वो मूव करता था और पर्टिकुलर स्टेशन को अपन मैच करवाते थे पहली। और दूसरा क्या रहता था, उस ट्रांजिस्टर के बैक साइड में अपन एक नॉब रहती थी, उस नॉब से अपन क्या करते थे, कभी AM सेलेक्ट करते थे, कभी FM सेलेक्ट करते थे, कभी कोई शॉर्ट वेव, अपन 3 ऑप्शन रहते हैं शॉर्ट वेव, AM एंड FM। ओके, तो जो AM की रेंज है, कभी तुम उस पर देखना स्केल पे, अगर तुम्हें दिखाई दे या कहीं दे हो घर में हो तो देखना, जो AM जो स्केल है, फ्रंट में जो स्केल होती है ना, उसमें जो AM तो ऊपर वाला सेक्शन बना होता है, उस AM में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी रहती है, 5402 to 1650 किलोहर्ट्ज। मतलब AM जो स्टेशन है वो किस रेंज में काम करते हैं, किलोहर्ट्ज रेंज में। और अगर अपन इसको स्पेक्ट्रम से देखें तो वो कौन से स्पेक्ट्रम में काम आ जाएगा, अपने मीडियम फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि 1540 1650 किस रेंज में रहेगा, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में। तो कई बार ये क्वेश्चन पुट ऑन होता है जैसे गेट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भाई AM स्टेशन है तो किस फ्रीक्वेंसी बैंड से रिलेटेड रहेगा, किस फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड से रिलेटेड। अगर अपन FM को देखें, जैसे अपने मोबाइल में भी देखना, जो FM के सारे जितने भी स्टेशन है, रेडियो मिर्ची है, रेडियो सिटी है, जयपुर का है, चित्तौड़ का है, अजमेर का है, जितने भी स्टेशन है वो इस रेंज के बीच ही मिलेंगे आपको, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। ऐसा नहीं कि 88 से कम का मिल जाए और 108 से ज्यादा का स्टेशन हो, कभी नहीं होगा। सो FM रेंज इज डिफाइंड फ्रॉम 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। कौन सा बैंड एलोकेटेड रहेगा FM के लिए, VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, 30 to 300 मेगाहर्ट्ज वाला। ठीक है, तो ये अपने आगे अपन जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना यूनिट फर्स्ट, तो उसमें AM FM के अपन जरूर स्टडी करेंगे उसमें। तो AM बैंड के लिए कौन सा, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, FM के लिए कौन सा, VHF फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इस तरह से भी ये फ्रीक्वेंसी बैंड की एक टेबल है, ये टेबल भी अपने को रिमेंबर रहनी चाहिए। याद करने का तरीका ये है कि ये वाली टेबल अपन याद कर लो, VLF LF, और ये इधर से 3 से मल्टीप्लाई करते चलो, 3 से 30, 30 से 300, 300 से फिर 3, फिर 3 से 30, फिर 30 से 300, इस तरह से अपन इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ये इसकी टेबल रहेगी। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू जरूर रहता है बेटा क्लास में, है ना, तो मैं दोबारा रिकनेक्ट हो जाता हूँ। और मैंने तुम्हारे जो नोट्स हैं, PDF है इस नोट्स की, जो मेरे बनाए हुए पर्सनल नोट्स हैं, वो मैंने आपकी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं, इसका PDF। बुक्स को मैंने आपको बता ही दिया, बुक्स आप इस कॉलेज में आके ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, BP लाठी और जॉर्ज कैनेडी बताई हुई है। नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं आपको, आप इसको पढ़ो, स्टडी करो, कोई इश्यू आता है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं तुम्हारी। अक्षता माहेश्वरी, अक्षता माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। अक्षता Present, पारा sir. सर, ओके, अक्षता पारा सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट अविनाश, सर। अविनाश, प्रेजेंट सर। आयुष, प्रेजेंट सर। ध्रुवी, प्रेजेंट सर। फैजान, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। प्रांजल, प्रेजेंट सर। उमेश, उमेश, उमेश इज एब्सेंट। वगीशा, प्रेजेंट सर। उमेश प्रेजेंट। ओके ओके, ठीक है, कहाँ रहते हो तुम आप? ओके सर। वगीशा, प्रेजेंट सर। वंदना, प्रेजेंट सर। याशी, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है ना बेटा। तो जो मैंने नोट्स बताए हैं उसको स्टडी करो। लेक्चर जो है मैं इसको कॉलेज के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है मैं उस पर अपलोड कर दूंगा इसको, है ना, अभी कुछ देर में। तो इसको पढ़ो, कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू। सर, हाँ बोलो। सर ये वो बुक्स के बारे में एक बार वापस बता दें कल में। बुक्स बेटा नोट करो, पहली बुक लिखो BP लाठी, BP लाठी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है ना, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। ओके, दूसरी बुक एक और नोट करो, जॉर्ज कैनेडी,
जॉर्ज कैनेडी, मैक्रो हिल पब्लिकेशन, Yes. ठीक है, मैक्रो हिल पब्लिकेशन, ठीक है। अब ये दोनों तो क्या है, रेफरेंस बुक है बेटा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप पढ़ोगे तो इजी गोइंग रहेगी। एक और तीसरी बुक बता रहा हूं, वो थोड़ी सी इजी पड़ेगी आपको पढ़ने के लिए, वो लिख लो संजय शर्मा। संजय शर्मा, टाइटल रहेगा इसका, ये संजय शर्मा तो ऑथर है, टाइटल है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है, ये बुक्स नोट डाउन कर लो, इससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और कोई चीज समझ में कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझसे डिस्कशन करना, ठीक है। ठीक है अविनाश, Okay, sir. ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू।